जी, तो आम आदमी के हक का ये बजट अरुण जेटली की तरफ से कहा गया और कई ऐसे मुद्दे जो अनसुलझे छोड़ गई थी पिछली सरकार, उसी की गुत्थियों को सुलझाने की एक कोशिश जो इस बजट में की गई है। और खास बात यह कि एक बड़ा वादा मोदी जब सरकार बनाने वाले थे, जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी तरफ से आम आदमी के साथ किया गया कि आप हमारी सरकार को चुनिए और हम अच्छे दिन लेकर आएंगे। और देखिए, आम आदमी के लिए अच्छे दिन का मतलब क्या है? आम आदमी के लिए अच्छे दिन का मतलब यह है कि वो सुरक्षित, बिना किसी महंगाई के दबाव के अपनी जिंदगी गुजार सके। तो ऐसे में महंगाई काबू करने के लिए एक खास प्रावधान जो इस बजट में किया गया है, उसके बारे में आपको बता दें कि खास तौर से इस बजट में 500 करोड़ के एक फंड का प्रावधान किया गया है, जिससे सरकार महंगाई काबू में रखने की एक कोशिश करने की उम्मीद जगा रही है आम लोगों के मन में। महंगाई रोकने के लिए यह 500 करोड़ का फंड, स्थिरीकरण कोष इसे कहा गया है। न्यूज 24 ने हालांकि पहले ही यह जानकारी दे दी थी कि सरकार ऐसी योजना बना रही है कि महंगाई काबू कर सके, उसके लिए बाकायदा बजट में एक फंड का प्रावधान होगा। और न्यूज 24 की इस खबर पर मोहर भी लगी है। 500 करोड़ का यह फंड, जिसके बारे में बताया अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में। मयूर मेरे साथ मौजूद है यहां पर। मयूर, हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि महंगाई काबू करना सरकार की प्राथमिकता होगी, और ऐसे में काबू करने के लिए बाकायदा एक फंड जिसके एलोकेशन का ऐलान सरकार कर सकती है इस बजट में, वो हुआ भी। लेकिन आम लोगों के मन में सवाल ये होगा कि 500 करोड़ का फंड बन गया है, इससे महंगाई काबू में कैसे आएगी? रोमाना, जो ऑब्जेक्टिव इस फंड का है वो है क्रेडिट फ्लो, जो बिल्कुल बहुत छोटे और मार्जिनल रिटेलर्स हैं, जो खासकर फल और सब्जी विक्रेता हैं, जो अदरवाइज फॉर्मल क्रेडिट फ्लो में जो कवर नहीं होते हैं, जो फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के द्वारा कवर नहीं होते हैं, उनको कवर करने की कोशिश की जाएगी इस फंड के दौरान। तो उससे उनको सेंसिटाइज किया जा सकेगा जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है उससे। इसके कारण जो है एक लॉन्ग टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस की जो परेशानी है उससे सरकार जो है जूझ सकेगी। नहीं रवि जी, मैं और आसान भाषा में समझना चाहती हूँ। इससे मतलब क्या होगा? मान लीजिए प्याज है, अगर उसकी कीमत बढ़ रही है तो सरकार क्या करेगी? सरकार प्याज खरीद लेगी क्योंकि सरकार के पास फंड मौजूद है, और फिर बाजार की कीमत से सस्ता बेचेगी, ताकि फिर बाजार भी जो बाकी लोग ऊंचे दाम में बेच रहे हैं वो भी मजबूर हो जाए कम दाम में बेचने के लिए। यही है सरकार का प्लान? नहीं रोमाना, इसमें जो सरकार की मोडालिटीज रहती है वो ये रहेगी कि सरकार जो विक्रेता प्याज बेच रहा है उस विक्रेता को फंड करना, ताकि वो प्याज की जो है वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सके, और उससे क्या है वो जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है प्राइस के वो ना आ पाए। इसमें बड़ा कंफ्यूज, नहीं, होर्डिंग की परेशानी जो सरकार कह रही है वो मिडिलमैन के लेवल पर है। जो रिटेलर्स हैं उनके पास अगर ज्यादा मात्रा में प्याज रहेगी तो वो क्या है, वो जो खासकर जो एडिबल आइटम्स नहीं है, जो खासकर पेरिशेबल आइटम्स नहीं है, उसमें सरकार का ये मानना है कि अगर आप फंडिंग दे पाएंगे रिटेलर्स को, जो अभी फॉर्मल फंडिंग अवेलेबल है वो मेनली जो है वो बड़े होर्डर्स, बड़े। लेकिन खेमका साहब, ज्यादा दिक्कत तो जो पेरिशेबल आइटम्स है उनमें होती है ना भाई। आपका आलू, प्याज, सब्जी, फल जो है उनके जब दाम बढ़ते हैं तो सीधा सीधा किचन में एक गृहिणी का बजट जो है वो बिगड़ता है, तब उसको लगता है कि हाँ महंगाई बढ़ रही है। दिक्कत तो वहां पर आती है ना। पेरिशेबल गुड्स के लिए फंडिंग की जरूरत क्या है? उसको खरीदने के लिए खरीद के ज्यादा क्वांटिटी सेव ही नहीं कर सकते। नॉन पेरिशेबल में महंगाई कंट्रोल कैसे होगी? जी। और वैसे एक बात मैं इसमें ये बता दूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो फंड है इस तरह का, ये एक समाजवादी टाइप का वो है, ये उन देशों से ये उधार लिया गया है और मुझे सोशलिस्ट मूव है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार, जो कि समाजवाद ने पिछली सरकार को डुबो दिया था, कांग्रेस को, ये उसी तरह की जो आइडियोलॉजी है उसी तरह की चीजों को ला रहे हैं। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और किस तरह से फंड करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इसमें और करप्शन के चांसेस ज्यादा हैं। जब आपको सप्लाई साइड फैक्टर्स डिलीवर करने लगेंगे, गुड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, इसका क्या असर नहीं होगा आपका प्राइसेस पे? ये चीज हम ध्यान नहीं देते हैं। किस पर असर होगा? जब आपका 500 करोड़ का फंड है, कॉर्पस है। फंड की बात छोड़िए ना, मैं अब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो प्राइस वगैरह पर ये जो कंट्रोल मेंटेलिटी है। चलिए, तो कई सवाल है, आखिरकार किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा? 500 करोड़ के फंड की बात तो कर दी है यहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, और इस वक्त अरुण जेटली का बजट पेश करने के बाद पहला इंटरव्यू, आइए आपको दिखाते हैं। Clear up the issue of retrospective taxation. We had to give an impetus to manufacturing, tourism, various small and big issues were there. Then I had already given an impetus to the manufacturing sector by extending the excise duty concessions. Yes. So some manufacturing custom duties had to be reduced, inputs.
Some excise had to be lowered so that manufacturing can pick up. You needed revenue also. So those commodities which you wish to discourage, from cigarettes to pan masala to soft drinks. Yes. You've come down quite heavily on them. One can live without them. Yes. And therefore, I didn't have much of a sympathy for them. As rightly so, and there are health issues involved. Yes. And therefore, we came to a situation where few areas you can tax, but do I then increase taxations and generate more? Because that will reduce economic activity and I end up collecting less. So I have to make doing business in India more attractive. Right. All taxation related problems in India, from transfer pricing to facilities available to domestic investors, I have to clear up that mess. And therefore, one by one, I had to resolve these issues. What do I do with the average taxpayer? Now we have to factor in inflation. Yes. I wish I could do more for him. But within the present constraints of the economy... You have done something for them. No, I have raised the income tax limit. That's right. For citizens to 2,50,000. That's right. For senior citizens to 3 lakhs. I have increased the 80C deduction, which in a uniform manner benefits everybody. That's right. I have increased the deduction which people will get on account of exemption they'll get because of housing loans. That's right. From 1.5 to 2 lakhs. And I hope that in future, if economy and revenue permits, that should be the direction of those exemptions itself. Correct. So I have put more money and more savings in the hands of people. Right. You accepted the huge challenge of sticking to the 4.1% budget deficit. You see, I've target set by the interim budget. I've accepted that with a caveat. That I told the people that, you see, that revenues are low, the monsoon isn't extremely bright this time, the prospects. Therefore, this is a challenging task. I'm accepting the challenge and I'm going to endeavor. The only way I can reach that target is by collecting more taxes. I can collect more taxes not by raising the rate, but by expanding the base. That's right. So are you hopeful that you'll achieve that target? And you also set yourself already a kind of target for the next financial year of 3.6% for the... Well, I think all these measures, which are now being gradually announced, the impact is slow, but the direction will be clear. Right. You see, we have one advantage. After 30 years, you have a government with an absolute majority. So decision making is not a constraint. You have a second advantage, which is the world which had given up on India has renewed its interest. Now we have to respond. Right. Well, apart from the measures that you've already mentioned regarding the budgetary deficit, the rebates you've given in income tax and other reliefs to the common man, to the ordinary taxpayer, there's something very interesting about your budget is that there are several new schemes that you have launched, which may have smaller allocations at present, but which seem to show the policy direction of your government. Smaller allocations. Yes. The smaller allocations are 4 months of this year are over. Correct. The next 3-4 months they'll probably formulate the scheme. Precisely. So this is this year's grant. But they show a policy direction that you have decided. This year, if somebody, for instance, I've said, let's say in West Bengal, the All India Institute of Medical Science will come up. How will it come up? Well, this year they'll first have to give us land. You start construction, and maybe they won't be able to spend even 50 crores this year. That's right. Next year they'll get another 100, and then they'll get another 200. Those and are probably they'll be, as the construction expands, when the equipment is to be purchased, they'll complete it. Yes. But you see, these schemes have some utility. Yes. So I have from the ghats to the pilgrim centers to the artisan areas. That's right. So Matt, spell some of them out. The new Shyama Prasad Mukherjee Rural Mission plan for bringing infrastructure projects into rural areas. There's the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana for separating electricity feeders in the villages. There's the new Neerachal program for watershed development. That's also very significant. The Van Bandhu Kalyan Yojana, the Beti Bachao, Beti Padhao Yojana. You see, if you see all these yojanas, now take a simple scheme which I've said. Textile clusters, Banaras, cotton in the silks of Banaras and the weavers of Banaras, the chicken cotton of Lucknow, the zari trade of Bareilly, yes. the pashmina of Srinagar.
Now, if these are all areas you can pick up and you can make people grow there by making them into organized trades and increase their bargaining capacity, that's real empowerment. It will come from their ability to earn. How much of this ties in with the promises made in the BJP's election manifesto? It's absolutely. It doesn't run into conflict. And it's a part of the manifesto. It runs parallel to the manifesto. Right. And how much of an influence has the Gujarat model been? Because that seems perceptible in some of these Gujarat model effectively is quicker decision making, quicker implementation, focus on manufacturing, focus on agriculture, and the milk revolution. This has been traditionally the Gujarat model. It's now that the services sector is picking up. But I think quicker implementation and therefore larger growth rates. Right. Now, I wanted to ask you that as far as infrastructure is concerned, you made certain very important announcements. Which amongst these are going to be most important as far as generating the growth that the economy needs is concerned, in your opinion? There are several factors which tie with each other. Now, let's just take an illustration. You mentioned incentives on housing loans. Correct. Will it give a fillip also to not only more money in the pocket of the taxpayer, but the focus it has on real estate, the apartment building? This whole scheme of real estate investment trust, which I have said, with a pass-through on tax rebates being given, world over it succeeded. Yes. It didn't succeed in India because we didn't give a tax rebate. So if these trusts will come up, more constructions. Then you will have, if you have more constructions, more townships. I have lowered the requirement norms in FDI for real estate, so more money comes in. Will my banks expand and reach every corner? The bank capitalization, while maintaining the public sector finance, the surplus shares which the government had, it can offload into the market to an ordinary citizen. And help in equity infusion. Today, you and I own bank shares through the government. That's right. Tomorrow we can own them directly ourselves. So we can hold 1,000 shares or 500 shares. The 40,000 crore projection that is needed to be infused in public sector banks. 2,40,000 crore you have to raise over the next 4 years. That's right. 2018, which is the Basel III norms. Now, the banks will have more money, you'll have more activity. Then you come down to... जी तो बजट लोकसभा में पेश किया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, और उसके बाद उनका ये पहला इंटरव्यू जिसमें वो यही बात बता रहे हैं कि बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस तरीके से पिछले 2 साल से जो विकास दर थी वो 5% के नीचे थी, उसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, कैसे विकास का जो पहिया जिसका चक्का जाम हो चुका है उसे एक बार फिर से घुमाया जाए, पटरी पर लाया जाए। ये तमाम बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने, और सरकार को खास ख्याल रखना था उस आम आदमी का भी जिसने उम्मीद इस सरकार पर जताई है, और उन तमाम